हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत रसायन, उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज हम शुरुआत करेंगे। या दोस्तों इसे वैद्युत रसायन कहा जाता है। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि वैद्युत और रसायन यानी इलेक्ट्रिकल और केमिकल दो चीजें यहाँ उपस्थित हैं। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल की बात करेंगे तो एक इसमें अगर हम कह दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, और दूसरा जो है दोस्तों केमिकल एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो वैद्युत रसायन का मतलब यही होता है दोस्तों, दो एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ हम कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा केमिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वैद्युत रसायन की जो हम परिभाषा बोलेंगे साथियों, कैसे बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि रसायन की वह शाखा रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा व रसायन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंधों का और उनके होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। या तो हम कहते दोस्तों कि रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा व रसायन ऊर्जा के मध्य संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत रसायन कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों ये तो हमारी परिभाषा हो गई वैद्युत रसायन की। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा व रसायन ऊर्जा के मध्य संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत रसायन कहा जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के मध्य जो होने वाले परिवर्तन या हम कहते हैं उनके संबंधों के मध्य होने वाले परिवर्तनों के बीच जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम वैद्युत रसायन कहते हैं। तो ये तो हमारी दोस्तों परिभाषा हो गई। और इसमें जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जाननी है दोस्तों वह यह है कि सेल। तो सेल की चर्चा करेंगे इसमें दोस्तों। सेल हमारा कैसे बनता है, सेल की क्या परिभाषा होती है, तो सेल की बात करेंगे दोस्तों। तो जो है कि आइए दोस्तों सेल क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जो है कि टॉपिक आगे की तरफ बढ़ेगा हमारा। तो सेल दोस्तों हम कह दें जिसे आप बैटरी के नाम से जानते हैं, बैटरी।
तो सेल वह भौतिक युक्ति या साधन है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। उसे हम सेल कहते हैं या बैटरी कहते हैं दोस्तों, सेल या बैटरी। तो यहाँ अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे दोस्तों तो हम लिखेंगे सेल वह भौतिक युक्ति है, भौतिक युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा तथा रसायन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। उसे सेल कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेल किसे कहेंगे, तो हम कह देंगे सेल वह भौतिक युक्ति या साधन या उपकरण है जो हमारे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और जो है कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो सेल ये हमारा एक ऐसा साधन है जो एक दूसरे एनर्जी को एक दूसरे में चेंज करने का कार्य करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज किया और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया, तो ये हमारा क्या है, सेल है। तो दोस्तों सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सेल है। और सेल सामान्यतः दोस्तों अगर यहाँ हम बात करेंगे तो दो प्रकार के हो जाएंगे। पहले की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल, या दोस्तों इसे हम बोलते हैं रासायनिक सेल, रासायनिक सेल, या इसे ही वोल्टीय सेल से भी जानते हैं दोस्तों, वोल्टीय सेल। दूसरे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो दूसरा जो हमारा होता है वो होता है वैद्युत अपघटनीय सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल। तो दोस्तों दो सेल की हम बात कर रहे हैं, एक तो रासायनिक सेल और दूसरा वैद्युत अपघटनीय सेल। तो इनकी अगर हम बात कर ले दोस्तों तो वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है और रासायनिक सेल या गैल्वेनी या वोल्टी सेल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज जो है इन्हीं दो साइंटिस्टों गैल्वेनी और जो है कि वोल्टी या वोल्टी सेल कहते हैं लेकिन वोल्टा, ये एक साइंटिस्ट थे, इन दोनों लोगों ने मिल करके इस सेल की खोज की थी या इस युक्ति को बनाया था उन्होंने, इसलिए ऐसा हम उनको गैल्वेनी या वोल्टी सेल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगर हम बात करें कि जो है हमारा ये रासायनिक सेल ये क्या करता है दोस्तों, हम कहते हैं रासायनिक सेल जो होता है यह जो है केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या हम कहें कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है हमारा गैल्वेनी सेल। और गैल्वेनी सेल के अंदर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो डेनियल सेल जो आपके सिलेबस में जिसको पढ़ना भी है तो उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो वहाँ डेनियल सेल इसका एक फेमस एग्जाम्पल है जिसपे हमारे इस चैप्टर के सारे बेस्ड क्वेश्चन भी हैं।
तो गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं या रासायनिक सेल? तो हम कहते हैं रासायनिक सेल जो होता है दोस्तों, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा हम हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम रासायनिक सेल की बात करें तो यहाँ लिख देंगे केमिकल सेल। तो दोस्तों कह दें ये जो होता है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। लिख दें रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो रासायनिक या गैल्वेनी जो सेल है दोस्तों, ये क्या करता है? हम कहते हैं कि जो हमारा गैल्वेनी सेल है या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे घर में जो लाइट होती है उस लाइट को हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे इन्वर्टर और बैटरी का जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें हमने देखा है दोस्तों कि इन्वर्टर के माध्यम से ये जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है दोस्तों, वह कहीं ना कहीं हम कह दें ये चेंज हो जाता है वैद्युत ऊर्जा में। तो इन्वर्टर जो हमारा होता है ये बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है या हम कहें जो रासायनिक ऊर्जा है उसको जो है चेंज कर देता है किसमें दोस्तों? वैद्युत ऊर्जा में। तो उदाहरण दोस्तों ये आपके लाइफ में डेली यूज है, इसका आप देखते भी होंगे। तो रासायनिक सेल ये है। अगर दोस्तों दूसरे की हम बात करें वैद्युत अपघटनीय सेल, तो ये क्या करता है? वैद्युत अपघटनीय सेल जो होता है दोस्तों, ये वैद्युत अपघटनीय सेल जो होता है दोस्तों, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो हम लिख दें कि यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, दो सेल की हम बात कर रहे हैं। एक तो रासायनिक सेल। तो रासायनिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो वैद्युत अपघटनीय सेल है यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक सेल में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। तो जैसा कि हम इन्वर्टर, बैटरी और लाइट की बात कर रहे हैं, तो इन्वर्टर तो हमारा एक माध्यम है कि इनको कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं कि जब हमारे घर में लाइट आती है दोस्तों, तो इन्वर्टर के माध्यम से जो हमारा वैद्युत ऊर्जा है यानी जो लाइट आ रही है वह धीरे धीरे करके जो है कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जो है कि यह जो हुआ वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो बदलने की प्रक्रिया है कि इसके वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाती है। और दूसरा, जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि रासायनिक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, जैसे ही लाइट कट जाती है या जब भी हम लाइट जलाने का प्रयास करते हैं तो इन्वर्टर को ही चालू करेंगे। तो जो बैटरी में बैटरी के अंदर जो हम कह दें
की एनर्जी है उस एनर्जी को वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का कार्य करती है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन की घटना हमें देखने को मिल रही है। यहाँ सेल दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं तो सेल दो प्रकार के हैं, रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कौन किसको किस ऊर्जा में बदलता है, जैसे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का ये दोनों कार्य करते हैं। तो जैसा कि हम देखें दोस्तों कि अगर हमारा जो है वैद्युत अपघटनीय सेल है तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, और जबकि जो हमारा रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल है तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आगे अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो एक चीज और बात करेंगे, आप सुनते होंगे कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो अगर हम प्राथमिक अभी दोस्तों आगे बात करेंगे इन दोनों की, तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, थोड़ा ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थोड़ा हम इसको हटाएंगे और आगे बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक सेल किसे कहा जाता है। अभी हम परिभाषा जान ले रहे हैं, इसके बाद चर्चा होगी इन सभी की। चलिए दोस्तों हटाते हैं इसको। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो प्राइमरी सेल बोला जाता है। प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्राथमिक सेल हम उसे कहते हैं जिनको केवल एक बार आवेशित किया जा सकता है और उनके आवेशन के पश्चात उनको हम इस्तेमाल कर लें, और इस्तेमाल करने के बाद अगर हम उसे चाहते हैं कि दोबारा से उसको आवेशन करें या उसको आवेशित करें तो ऐसा संभव नहीं है, वो आवेशित नहीं होता है। मतलब एक बार हम उसको इस्तेमाल करके जो है कि फेंक देते हैं। तो ये सेल जो इस प्रकार के सेल आपको मिलते हैं, इस सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। या हम परिभाषा के रूप में बोलना चाहें दोस्तों तो ऐसे बोल सकते हैं कि वे सेल जिनको केवल एक बार आवेशित किया जा सकता है उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं, या जिनका आवेशन केवल और केवल एक ही बार किया जा सकता है और एक बार आवेशन करने के पश्चात इनका इस्तेमाल हम कर देते हैं तो ये फिर खत्म हो जाते हैं, तो इनको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल बोला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों रेडियो में जो सेल लगती है सफेद वाली जो मोटी होती है वो घड़ी की सेल है आपकी। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। ये केवल और केवल एक बार जो है कि आवेशित किए जा सकते हैं और दोबारा इनको आवेशित नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है दोस्तों, अब तो नई नई युक्तियां आई हैं, नए नए उपकरण आ रहे हैं जिसमें सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल हो रहा है कि एक बार इस्तेमाल करेंगे, चाहे वॉच हो हमारी चाहे लाइट हो हमारी, तो उनका जो मीडियम है वह चार्ज बना दिया गया है कि आप एक बार इस्तेमाल करिए, अगर वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से उसका जो है कि हम आवेशन करके फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरी सेल उसे कहा जाता है जिसका केवल हम एक ही बार आवेशन कर पा रहे हैं, दोबारा आवेशन उसका हम नहीं कर पाएंगे और उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे। तो ऐसे सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं दोस्तों। दूसरा अगर हम बात करें तो दोस्तों द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल क्या होगा दोस्तों? तो द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल, तो हम कहते हैं ऐसा सेल जिसका आवेशन दोबारा से किया जा सकता हो उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी हम एक बार उसका आवेशन करें और आवेशन करने के बाद उसको इस्तेमाल भी करें, जैसे ही वो डिस्चार्ज होता है फिर उसको हम क्या करते हैं दोस्तों? चार्ज कर लेते हैं और चार्ज करके फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रक्रिया हम बार बार उसमें दोहरा सकते हैं, मतलब
चार्ज करें, फिर उसको इस्तेमाल करके डिस्चार्ज करें, फिर चार्ज करें, डिस्चार्ज करें, मतलब ये प्रक्रिया हम कई बार अपना सकते हैं। तो ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल कहा जाता है। तो द्वितीयक सेल हो गए दोस्तों। जैसे अभी बात करेंगे तो इसमें हमारा जो डेनियल सेल आएगा, गैल्वेनी सेल जिसको हम बोल रहे हैं दोस्तों, सेल तो बहुत हैं। तो कहने का मतलब हमारे जो टॉपिक में हमको पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट वो डेनियल सेल है। तो ये सब लेखलांसे सेल है। तो ये सब सेल जो है दोस्तों सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। इनको दोबारा से आवेशन इनका किया जा सकता है, दोबारा इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसलिए हम इसे द्वितीयक सेल कह रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात किए हैं प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, सेल की परिभाषा क्या होती है, रासायनिक या गैल्वेनी सेल जो होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और आगे दोस्तों हम बात करेंगे थोड़ा सा जो है कि वैद्युत अपघटनीय सेल की थोड़ा सा चर्चा करेंगे, या वैद्युत अपघट्य पदार्थ की चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा करेंगे और जो है कि आगे चर्चा करेंगे थोड़ा सा कंडक्टर का, चालकता का। तो दोस्तों इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और इसके बाद जो है आगे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कंडक्टर या चालक के बारे में। चालक या कंडक्टर किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं दोस्तों चालक उन्हें कहा जाता है जो उष्मा तथा धारा का प्रवाह करते हैं या अपने अंदर से उष्मा या धारा का प्रवाह होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक या कंडक्टर कहते हैं। तो जितने भी मेटल हैं दोस्तों, मेटल की अगर हम बात करें, धातु की अगर हम बात करें, तो सभी धातुएं जो होती हैं वह चालकता का गुण प्रदर्शित करती हैं। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि ये चालक हैं, कंडक्टर हैं, और या तो इन्हें हम मेटेलिक कंडक्टर भी बोलते हैं साथियों। अच्छा, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है या हम कहें जो उष्मा का प्रवाह होता है, बात करेंगे स्पेशली दोस्तों जो है कि धारा का प्रवाह। तो जो धारा का प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो धातुओं में जो है धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसलिए दोस्तों हम इसको जो है कि इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो कंडक्शन का प्रॉपर्टी है या हम कहें कंडक्शन का जो गुण है वह कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन के कारण है, इसलिए इसको हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो दोस्तों यहाँ अगर हम लिख दें कि वे धातुएं जो अपने अंदर धारा का प्रवाह होने देती हैं, उन्हें चालक कहा जाता है। इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए चालक का मतलब ये होता है कि भाई जिसमें धारा और उष्मा का प्रवाह हो सके उसे हम चालक कहते हैं। अब चालक है तो इसमें चालकता का गुण किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, कि जो हम कह दें
चार्ज के कारण आता है, तो जिसके कारण आएगा उसका नाम देंगे। तो यहाँ पे जो चालकता का गुण आ रहा है वह इलेक्ट्रॉनों के कारण आ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण दोस्तों। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आ रहा है, इसलिए इसका नाम हमने इलेक्ट्रॉनिक चालक भी रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चालक, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो जो भी धातुएं हैं उनके अंदर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी दोस्तों धारा का प्रवाह करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तब तक ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी धारा का प्रवाह करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम कह दें ये तो हुआ हमारा कंडक्टर चालक। अब वैद्युत अपघट्य की अगर हम बात करें तो जो है वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो हम कह दें दोस्तों वैद्युत अपघट्य उन्हें कहा जाता है अपघट्य, या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों हम कह दें वैद्युत अपघट्य उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम गलित अवस्था में ले आए, तो ये जो है चालकता का गुण प्रदर्शित करें, या हम कहें उनका जो जली विलयन होता है वह चालकता का गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो जली विलयन अर्थात वैद्युत अपघट्य को जब हम जल के अंदर घोलते हैं तो वह धनायनों और ऋणायनों में क्या होते हैं दोस्तों, टूट जाते हैं, जिसके कारण ये चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। धन आयन और ऋण आयन की हम बात कर रहे हैं, तो जब जल के अंदर इनको हम घोलेंगे, जली विलयन की बात कर रहे हैं, कि धनायन और ऋणायन के रूप में टूटेंगे। और जैसे ही ये धनायन और ऋणायन के रूप में टूटेंगे तो जब हम इसमें इलेक्ट्राड या कोई राड इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्राड दोस्तों राड को ही हम इलेक्ट्राड बोलते हैं, तो ये जो हमारा इलेक्ट्राड होगा वह जिंक का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, किसी मेटल का हो सकता है। तो एक इलेक्ट्राड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों, कैथोड और एनोड की। तो दोनों इलेक्ट्राडों में जो कैथोड होगा उस पे धन चार्ज उसकी तरफ, या हम कहें उस पे जो है धन चार्ज जाएगा, और जो एनोड होगा उस पे कौन सा चार्ज जाएगा, ऋण चार्ज जाएगा दोस्तों। तो ये जो धन और ऋण दोनों एक दूसरे इलेक्ट्राड के विपरीत हम कहते हैं जो गति करते हैं, उस गति के कारण इनमें क्या मिलता है दोस्तों, चालकता का गुण मिलता है। अगर हम कहते हैं एक हमारा दो इलेक्ट्राड है, अब दो इलेक्ट्राड में हम कहते हैं एक कैथोड है और दूसरा हमारा क्या है, एनोड है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य को, जैसे हम कहते हैं NaCl है, सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो Na+Cl-, तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो सोडियम है ये प्लस है, ये किधर की तरफ गति करेगा, कैथोड की तरफ, और जो क्लोरीन है यह किधर की तरफ गति करेगा, एनोड की तरफ। तो ये जो आयन का मोमेंट है, या हम कहें जो आयन गति करते हैं, इसी के कारण इनके अंदर चालकता का गुण आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं, या तो दोस्तों हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य के कारण चालकता, यानी इसको एक नाम से और हम बोल सकते हैं कि ये जो चालक है ये कैसे चालक है, आयनिक चालक हैं। तो दोस्तों इन्हें आयनिक कंडक्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें जो चालकता का गुण आ रहा है वह आयनों के कारण आ रहा है। यानी आयन जब मूवमेंट करते हैं या जब गति करते हैं अपने जो है कि अपने विपरीत कैथोड की तरफ, या हम ऐसे कहें दोस्तों कि अगर जो धनात्मक है वह ऋण प्लेट की तरफ, ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो ऋणात्मक है वह जो है कि धन प्लेट की तरफ गति करता है। तो ये जो चालकता का गुण प्रदर्शित करता है इसे दोस्तों हम आयनिक चालक भी कह सकते हैं, आयनिक चालक। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है कि वैद्युत अपघट्य के कारण जो चालकता का गुण उत्पन्न होता है ये है दोस्तों। तो आगे और दोस्तों थोड़ा हम बात कर लें कि चालकता का गुण जो होता है, अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे, तो कुछ वैद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जिनको हम प्रबल वैद्युत अपघट्य या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और कुछ वैद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जिनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगर स्ट्रांग की बात करेंगे तो स्ट्रांग किन्हें कहा जाता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ऐसे समझना है हमें, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहा जाता है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जो पूर्ण रूप से जलीय विलयन के अंदर वियोजित या आयनित हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये आयनिक चालकता का गुण अच्छा होता है इनके अंदर। अब मतलब कि पूर्ण वियोजित होने का तात्पर्य क्या दोस्तों, जैसे अगर हम मान ले, एज्यूम कर लें कि अगर हम कह दें जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, जब हम इसको जल के अंदर घोलते हैं ना, तो जल के अंदर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, मतलब पूरा का पूरा टूट जाए। जैसे एक एग्जाम्पल दोस्तों, ये सही तो नहीं लेकिन आपके समझने के लिए ऐसा सोचिए कि अगर हम कह दें, अगर ये सोडियम क्लोराइड है, अगर इसके अंदर कुल जो आयनों की संख्या टोटल मान लेते हैं कि 100 है, एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों ऐसा। अगर ये 100 में 100 टूट जाता है, यानी पूर्ण रूप से वियोजन का मतलब ये 100 का 100 अगर इसको जल के अंदर घोलेंगे तो 100 में टूट जाना, तो पूर्ण वियोजन कह रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण रूप से वियोजित होता है। तो अब ये चालकता का गुण देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा आयनित या वियोजित होगा उसके अंदर चालकता का गुण उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ अगर हम पूर्ण रूप से वियोजन की बात करें तो जो जितना ज्यादा वियोजित होगा जल के अंदर वह उतना ही अच्छा चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो जैसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में अगर दोस्तों बात करेंगे तो जो हमारे साल्ट हैं वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कुछ जैसे दोस्तों NaCl, KCl, और अगर हम बात कर लें अम्लों के अंदर तो H2SO4 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद दोस्तों नाइट्रिक अम्ल की हम बात कर लें तो ये सब जो होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहा जाता है जो जल के अंदर या हम कहते हैं किसी विलायक के अंदर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होते हैं, उन्हें हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये आयनिक चालकता का गुण अधिक से अधिक प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं दोस्तों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों हम कह दें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वह जलीय विलयन के अंदर पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है कि चालकता का गुण उतना अच्छा नहीं दर्शाते जितना अच्छा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्रदर्शित करता है। अब पूर्ण रूप से वियोजन का मतलब साथियों आप समझ ही गए होंगे। जैसे हमने एक डाटा ऐसा समझा था कि अगर 100 चार्ज है, 100 जो है कि आयन है उसके अंदर, तो 100 के 100 टूट जाए जल के अंदर जाने के बाद, तो इसे हम एक तरह से कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से वियोजित हुआ। अगर हम कह दें दोस्तों जो है कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होने का मतलब, अगर हम 100 आयन मान लें उसके अंदर है, एज्यूम कर लें, तो इनको जब जल के अंदर घोलेंगे ना तो ये पूरा का पूरा 100 के रूप में नहीं टूटेंगे, कहीं ना कहीं हम कह दें इनकी संख्या 50 या 60 या 70 की होगी, यानी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वो जल के अंदर वियोजित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको हमने क्या कहा दोस्तों, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा है। तो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे तो इनके अंदर आयनों की संख्या कम होगी, तो ये चालकता का गुण भी कम प्रदर्शित करेंगे। तो हम कह दें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वह चालकता का गुण अधिक प्रदर्शित करता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वह चालकता का गुण कम प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब आयनिक चालकता की बात करें तो यह आयनों के कारण हो रही है और यह भी निर्भर करती है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य है वह कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है दोस्तों। तो ये चालकता का गुण अगर वीक में अगर हम बात करें दोस्तों तो हम कहते हैं जैसे कि अगर मान लेते हैं एसिटिक अम्ल